नमस्ते। आज एक महत्वपूर्ण एक कार्यक्रम में मेरे साथ राज्यसभा के जॉइंट सेक्रेटरी एस एन साहू साहब हैं, रिटायर हो गए हैं अब। लेकिन उनको मैं बहुत से उन्होंने प्रधानमंत्रियों के साथ, राष्ट्रपति के साथ काम किया है। तो जो वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट होती है दोनों तरफ से, मतलब राष्ट्रपति की वर्किंग और प्राइम मिनिस्टर की वर्किंग, ये कैसे है उस पे उनकी बहुत फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है। क्या नारायणन साहब जो हमारे वन ऑफ द बेस्ट प्राइम प्रेसिडेंट्स वी हैड, बहुत पढ़े लिखे, बहुत जिसको कहते हैं हार्ड टास्क मास्टर, क्योंकि आईएफएस होके आए थे और आईएफएस के रूट से फिर पॉलिटिशियन और फिर प्रेसिडेंट बने। हमारे नारायणन साहब 1992 से 1997 तक वाइस प्रेसिडेंट और फिर 1997 से 2002 तक प्रेसिडेंट रहे। केरला से आते थे। और साहू साहब जो उनके साथ उनके ओएसडी और प्रेस सेक्रेटरी के तौर पे उन्होंने 2003 से, जब वो वाइस प्रेसिडेंट थे तब से लेके उनके 2002 के टेन्योर, जब वो प्रेसिडेंट का टेन्योर खत्म हुआ तब तक उनके साथ रहे। फिर एज पीएमओ में डायरेक्टर के तौर पे काम किया डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ 2004 से 2009, और फिर जॉइंट सेक्रेटरी राज्यसभा हुए और फिर रिटायर। ये टेन्योर इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को एक चीज याद दिलाना होगा कि 92 से 97 का जो टेन्योर था, वो कांग्रेस की, वो नरसिम्हा राव की सरकार, देश में आर्थिक संकट, हम ओपन हो रही थी हमारी इकोनॉमी। और फिर जब 97 से 2002 का वो समय इन्होंने देखा, जब देश में एक समय में एक टेन्योर में 3 प्राइम मिनिस्टर, करगिल वॉर, एक मुश्किल दौर से हिंदुस्तान गुजरा। और उसके बाद 2004 से 2009 जो कुछ लोगों का कहना है कि जो यूपीए 1 था, वन ऑफ द बेस्ट, मतलब वो ऑफ डॉक्टर मनमोहन सिंह, जहां पे उन्होंने बहुत कुछ देश को दिया। मिस्टर साहू, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। मैं बिल्कुल सीधे सीधे एक चीज कह रहा हूं कि आपने राष्ट्रपति के साथ काम किया, आपने प्रधानमंत्री जी के साथ काम किया, आपने राज्यसभा के उसमें किया, आपने सब कुछ देखा। एक अभी जो बहस चली थी, और जब ये प्रेसिडेंट का इलेक्शन था, तो एक तरफ हमारे यशवंत सिन्हा साहब थे और एक तरफ द्रौपदी मुर्मू जी थी। यशवंत सिन्हा साहब एक बात को बहुत एम्फेसाइज करते थे कि भाई हमें एक रबर स्टैम्प प्रेसिडेंट नहीं चाहिए, वी नीड अ प्रेसिडेंट जो इसको समझे और अपने हिसाब से बात करे। आपने जब नारायणन साहब के साथ बात की तो वो भी अपने को वर्किंग प्रेसिडेंट बोलते थे, वो कहते थे आई एम समथिंग बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड प्रेसिडेंट एंड रबर स्टैम्प, मैं बीच का रास्ता हूं। तो पहले चीज, आप कैसे देखते हैं कि जो हमारा लोकतंत्र है वो और मजबूत कैसे हो, उसमें जो कुछ हर हर ये तो इवॉल्विंग है, वो रोज हर दिन उसके नए चैलेंजेस आते हैं। राष्ट्रपति के उत्तरदायित्व, उसके रोल को आप संक्षेप, मतलब हमें थोड़ा बताएं कि कैसे आप देखते हैं, व्हाट इज द रोल ऑफ अ प्रेसिडेंट इन आवर डेमोक्रेसी। ओके, बहुत धन्यवाद आनंद वर्धन जी। ये मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है कि आपके चैनल में मुझे आपने मौका दिया ये अंश ग्रहण करने के लिए, शामिल होने के लिए। आप तो एक जाने माने हस्ती है मीडिया में, और आपके साथ ये बात करने के लिए जो मौका मुझे आपने दिया, इसलिए मैं आपके पास आभारी हूँ। आपने जो सवाल पूछा ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि जो हमारा गणतंत्र है, हमारा जो संविधानिक ढांचा है, उसमें जो राष्ट्रपति का रोल जो है, और यशवंत सिन्हा जी ने जो बात कहा था कि हमको चाहिए नॉट ए रबर स्टैम्प प्रेसिडेंट जो कि संविधान को रक्षा कर सकते, बहुत सही कहा। उनका जो वक्तव्य था वो बहुत महत्वपूर्ण था, बहुत गुरुत्वपूर्ण था। और पर्टिकुलरली इस समय में जब हम संविधान इतना संकट में आ गया है, संविधान के ऊपर इतना हमला हो रहा है, हमारा जो सिविल लिबर्टीज है, सिविल लिबर्टीज के तो खिलवाड़ हो रहा है। जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खुद कहा कि इनडिस्क्रिमिनेट अरेस्ट हो रहा है, लोगों को बेल मिलने के लिए प्रॉब्लम हो रहा है। देन ही ऑल्सो सेड दैट प्रोसेस हैज बिकम ए पनिशमेंट। ये चीफ जस्टिस का बात है। सो जब
सिविल लिबर्टी जो विच इज सेंट्रल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, जो फंडामेंटल राइट्स विच आर सेंट्रल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, सेंट्रल टू सिविलाइज्ड लिविंग जो है, तो ये अगर उसके ऊपर बार बार हमला हो रहा है, लोगों को इनडिस्क्रिमिनेटली अरेस्ट किया जा रहा है, पूरा अभी 2014 के बाद ऐसे ही हो रहा है, तो इसमें अगर और देखिए अभी धर्म के नाम पे गण संहार का भी कॉल दिया जा रहा है, अस्त्र उठाने के लिए कॉल दिया जा रहा है, ये जो संविधान का जो मौलिक ढांचा है उसको बदलने के जो कॉल दिया जा रहा है, हिंदू राष्ट्र का बात हो रहा है, और कोई बड़ा नेता जो जो संविधान के शपथ ले रहे हैं, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, या जो भी है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। सो इसीलिए ये जो महत्वपूर्ण है कि हम जो देखिए राष्ट्रपति का क्या, राष्ट्रपति का शपथ क्या लेते हो, टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू डेडिकेट oneself टू द सर्विस एंड वेलबींग ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। तो ये जो शपथ है, ये शपथ प्रधानमंत्री से अलग है, मुख्यमंत्री से अलग है, सारे मंत्री जो हमारा देश में है, चाहे केंद्र में या राज्य है, उनसे भी अलग है। गवर्नर का शपथ और राष्ट्रपति का शपथ एक ही है। तो इसीलिए जो यशवंत सिन्हा जी ने कहा कि ये संविधान को कैसे प्रिजर्व करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, डिफेंड करेंगे, तो जब संविधान ही खतरे में है, तो राष्ट्रपति का पहला काम वो संविधान को बचाना है, संविधान को डिफेंड करना है। इसीलिए देखिए मिस्टर के.आर. नारायणन, जिनके अंडर में काम करने के लिए मौका मिला और सबसे बेहतरीन मेरा करियर का टाइम था वो, उन्होंने जब एन राम जी के साथ, हिंदू का जो एडिटर थे, वो हिंदू का जो मेन पर्सन ऑफ हिंदू, उनसे जो इंटरव्यू दिया था, उन्होंने कहा था कि जो सारे पावर प्रधानमंत्री जी के पास है, वो इंटरव्यू में कहा था सारे पावर तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास है, कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रावधान दिया है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स द प्रेसिडेंट विल एक्ट। अच्छा, वो तो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रावधान है। ओथ जो है, टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, मिस्टर के.आर. नारायणन probably is the only president who explained the importance of the oath in that interview with N. Ram. उन्होंने कहा था कि देखिए ये जो ओथ के हिसाब से, he cannot exercise the executive power, but he cannot be the executive president. He can be a working president. उन्होंने ये भी कहा था, जब मैं प्रेसिडेंट होने से पहले मेरा भी ये इंप्रेशन था, ये रबर स्टाम्प है, लेकिन जब प्रेसिडेंट हो गए, उन्होंने कहा कि नहीं, ये रबर स्टाम्प नहीं है बिल्कुल। देन ही सेड, बिकॉज ही कैनॉट एक्सरसाइज एग्जीक्यूटिव पावर्स लाइक द प्राइम मिनिस्टर, सो ही शुड फॉलो, अकॉर्डिंग टू मिस्टर नारायणन, president should follow a philosophy of indirect approach. Mark these words, philosophy of indirect approach. Then he said, by understanding the public opinion, by understanding the sensitivity of the people towards the problems the country is confronting, society is confronting, so then he can say something in his speeches, issue a message where that can be reflected. He can articulate certain things in certain platforms. If that is in tune with what people think, what people are sensitive about, then that will have an impact. So therefore he said he would be a working president and he would follow a philosophy of indirect approach, not direct approach. So देखिए, उन्होंने जब एस्यूम किया ऑफिस एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 97 में, उस वक्त का सबसे बड़ा चैलेंज जो फेस कर रहा था नेशन, जो प्रॉब्लम एजिटेट कर रहा था लोगों को, दैट वाज द करप्शन, ड्यूरिंग नरसिम्हा राव's regime. So much corruption, everybody was talking about, everybody is agitated. I think Mr. Narasimha Rao, after his, demitting office, he was even arrested and was, released on bail same day at his residence, vagara, vagara. So then, he asked me, Mr. Narayanan, he said, assumption speech pay, you give me some points. Because Mr. Narayanan was his own speech writer.
he used to ask me a draft. So, there was no speech writer. I was appointed to do research for his speeches. Okay, I think in the history of Rashtrapati Bhavan, nobody was appointed to do research for the speeches of the president. Okay, so then, assumption speech, I told him, sir, Mahatma Gandhi, few months before his assassination, उन्होंने कहा था, corruption has assumed the proportion of a crisis. ये 1947 end पे. So therefore, Gandhi ने कहा, indifference to corruption is criminal. So assumption speech में Mr. Narayanan ने ये बात कहा, and that became a talking point in the media. The president also flagged the issue of corruption, and he said indifference to corruption is criminal. So then again, when he delivered his address to the nation, then again 1927 में गांधी ने कहा था कि corruption will be out one day, howsoever the powers that may try to conceal it. People will come forward, appoint their arbitrators, inspectors, and try the corrupt. Now, ये चीज उस वक्त, I remember one person in the at home, 97 Independence Day, at home में उन्होंने कहा, अच्छा साहू जी, ये जो गांधी का जो कोटेशन था, corruption will be out one day, howsoever one may try to conceal it. ये गांधी जी ने कहाँ से मिला ये सब? As you know, president wanted to flag the issue of corruption. So that went down so well that at the highest level of the republic, the concerns are expressed on the issue of corruption. So therefore, Anandji, he was sensitive to the issues confronted by the nation, by the people, and based on the sensitivity of the people, he was articulating. So therefore, he said the philosophy of indirect approach. Can I give another example? Yes, please. और Please. हाँ, ये देखिए, अभी देखिए अभी जो सरकार है, एनडीए सरकार, इतिहास को कितना परिवर्तन करने के लिए बहुत कुछ प्रयास कर रहे हैं, और कुछ भी इतिहास परिवर्तन भी कर रहे हैं. खुद अमित शाह जी ने बोला कि हम इतिहास परिवर्तन करेंगे, और उन्होंने कहा उसके बाद अभी देखिए इस्लामिस्ट पीरियड को हटा जा रहा है. राणा प्रताप अकबर में युद्ध में जीता था, ये भी कहा जा रहा है. पृथ्वीराज चौहान जीता था युद्ध में, आजकल फिल्म भी बन रहा है इसके ऊपर. अच्छा, तो ये जो इतिहास अभी जो चेंज हो रहा है, और इतिहासकारों ने, प्रोफेसर्स ऑफ हिस्ट्री, those who have written history based on facts, based on rigorous research, they are worried and they are expressing concern. मिस्टर नारायणन जो प्रेसिडेंट थे, ये प्रक्रिया शुरू हुआ था, उसको वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे. तो ये 2002 में, जनवरी 2002 में इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस का एक सेशन था, हो रहा था भोपाल में. तो मिस्टर नारायणन कॉल्ड मी, दे हैव आस्क्ड मी अ मैसेज, कैन यू गिव मी अ ड्राफ्ट. मैं पूरा 2 पेज का ड्राफ्ट बना के दिया. अच्छा, तो वहां क्या हुआ, he said he made corrections, लेकिन then he told me, Mr. Narayanan, Bombay High Court gave a judgment in 1960s. Oh, judgment was about rewriting of history. You find out from that judgment and quote. अच्छा, judgment में क्या लिखा था? He said history cannot be used as a handmaiden of the rulers. History cannot be written by taking into account popular opinion and nationalistic, jingoistic feelings. If history can be written based on popular opinion and nationalistic, jingoistic feelings, history would be distorted. अच्छा, ये देखिए, ये अच्छा, Mr. Narayanan, I said, sir, I got it. Then he said, you begin by referring to that. अच्छा, so जैसे हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस का जिस दिन सेशन था, उस दिन सुबह में उनको फोन करके फैक्स नंबर लाया, फैक्स कर दिया. दे वर स्टन्ड कि 2 पेज मैसेज इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस में बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट. इट वाज वाइडली पब्लिसाइज्ड
Hindu carried a news item, President's message generates hope for historians. Now just imagine a president, how sensitive he was, Yes. to the issue. और अभी जो हो रहा है, I think that message of, that time. Sorry, I'll just take a few हाँ seconds. हाँ हाँ Mr. Arjun Singh, Department Related Parliamentary Steering Committee and HRD, उनका chairman थे. He called for the message of the Honorable President. So look at the impact. And because of that message, actually, there was a check put, there was a check, put on मेल the exercise to revise history and distort history. So this is the impact of the president. साहब में मुझे ऐसा लगता है कि जितना आपके पास ये चीजें हैं, और ये मैं इसलिए है कि इट इज नॉट ओनली हिस्ट्री, इट इज नॉट व्हाट यू आर रिपीटिंग, इज इट इज ये कंटेम्पररी, उसमें जरूरी है समझना हमारे दर्शकों को, हमारे खास करके यंगर जनरेशन को, कि ये हमारा इवॉल्व कैसे हो रही है डेमोक्रेसी। Exactly. मैं दर्शकों को एक चीज बता दूं, क्योंकि ये बहुत लंबा नहीं हो सकता है कार्यक्रम, मैं इस पे एक प्रश्न और पूछूंगा, और शायद हम लोग इसकी सीरीज चलानी पड़े, क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो 20 मिनट 25 मिनट में कंप्लीट नहीं की जा सकती हैं। हम आपकी इस बात को एज अ क्लासरूम ले रहे हैं, कि जहां पे आई एम ऑल्सो गेटिंग माई सेल्फ एजुकेटेड। मैं एक जल्दी से एक वेरी क्विक थिंग, बिकॉज व्हाई आई एम आस्किंग अ क्वेश्चन, यू हैव वर्क वेरी क्लोजली विद इट। हमारे अभी रामनाथ कोविंद साहब शेड्यूल कास्ट उससे आते थे, उससे पहले नारायणन साहब वाज द फर्स्ट शेड्यूल कास्ट। हालांकि उस समय बहुत से लोगों को पता भी नहीं था कि शेड्यूल कास्ट है, वो तो अब शुरू हो गया है बिकॉज ऑफ डिफरेंट थिंग्स। अब ये कहा जा रहा है कि शेड्यूल ट्राइब वाली हमारी प्रेसिडेंट है, और इन सब का एक ही मतलब है कि हमें चुनाव में भी वी आर कोशिश ये की जा रही है एक पार्टी उसमें, कि मुझे चुनाव में इसका वोट मिले। ऑनेस्टली स्पीकिंग, एक एवरेज स्टूडेंट को या एवरेज आदमी को हिंदुस्तान में नहीं पता था कि क्या नारायणन साहब की जात क्या है, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट। अब लेकिन ये पता किया जाता है। मैं आपसे सिर्फ एक चीज ये समझना चाह रहा हूं कि जो हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, और शायद नारायणन साहब ने उसके हाईएस्ट ऑर्डर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में, ही वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट जो मैंने पढ़ा जिन्होंने वोट दिया। नहीं तो पहले प्रेसिडेंट होते हैं हम लोग नॉन पार्टिसन वोट नहीं। Yes. He said नहीं, इट इज अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एंड एवरी सिटीजन का ये ड्यूटी है कि वो वोट दे, एंड गोइंग विद दैट फिलॉसफी वोटेड। मेरा सिर्फ आपसे कहना है कि जो इस समय यूनियन ऑफ, हमारा जो यूनियन ऑफ स्टेट है, उसको इट इज वेरी ब्यूटीफुली, आप जैसे जब सुनता हूं तो बहुत अच्छा लगता है। आपकी मातृभाषा उड़िया, उनकी मातृभाषा मलयालम, Malayalam. हाँ मलयालम, और आप लोग जब देश की बात करते थे तो ये यही यूनियन ऑफ स्टेट है, दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंडिया। तो आपको Yes. नहीं लगता है कि अब हम लोग अपने प्रेसिडेंट को देखते हैं कि ये शेड्यूल कास्ट हैं, ये शेड्यूल ट्राइब हैं, इनसे वोट आएंगे? डोंट यू फील, आई मीन अगर नारायणन साहब होते तो उनको वो इस पे उनका क्या वो था, व्हाट इज ही प्रैक्टिसिंग, कि मैं दलित हूं तो मैं ऐसे करूंगा, कुछ ऐसा लगता था आपको? Actually, very profound and pertinent question आपने पूछा है. I remember, अभी देखिए जो ये द्रौपदी मुर्मू जी का जो इलेक्शन जिस दिन काउंटिंग हो रहा था, रास्ते में लोग आ गए थे सेलिब्रेट करने के लिए, बीजेपी भी सेलिब्रेट कर रहा था, एजी फिर से पार्टीशन, एक पार्टी का जीत हुआ। हाँ, अच्छा, ये पहली आदिवासी महिला को काफी गुरुत्व दिया जाता था। मुझे उस दिन याद है 21 जुलाई 1997, मुझे उस दिन याद है जिस दिन काउंटिंग हुआ और रिजल्ट आ गया कि प्रेसिडेंट नारायणन जो है, अभी तक जो इलेक्शन हुआ है राष्ट्रपति पद के लिए, सबसे हाईएस्ट वोट से उन्होंने जीता है। ये रिकॉर्ड है 99.6%। बिकॉज उनके खिलाफ जो कॉन्टेस्ट कर रहे थे टीएन सेशन, वो सिर्फ शिवसेना सपोर्ट कर रहा था। अच्छा, ना कोई सेलिब्रेशन हुआ, ना कोई आतशबाजी हुआ। कुछ मीडिया वाले आ गए, 6 महाराजा, वो तो वाइस प्रेसिडेंट थे, जो वाइस प्रेसिडेंट का रेसिडेंस है, वो एक कॉन्फ्रेंस रूम था, मीडिया वालों को वहां बुलाया गया। मैं प्रेसिडेंट नारायणन के पीछे खड़ा था, तो एक टीवी वाला, उस वक्त टीवी वाला इतना चैनल नहीं था, काफी काफी चैनल थे, तो बोला, मिस्टर नारायणन, हाउ डू यू फील एज द फर्स्ट दलित प्रेसिडेंट? तो मिस्टर नारायणन का रिप्लाई था, ए प्रेसिडेंट इज ए प्रेसिडेंट। So he said,
I remember much later, privately, उन्होंने मुझे बताया था, was Zakir Hussain called a Muslim president, or was anybody else called a Brahmin president? Was anybody else called a Sikh president? You know, so when Kalam became president of India, nobody called a Muslim, third Muslim president. So in India, a society like India, wherever it is, its identity does matter, but then we must go beyond it. So therefore, his replies are, a president is a president, not Dalit president or Muslim president or a Brahmin president, like that. So therefore, he never actually, frankly speaking, he never stressed on this issue. I remember when he went to France, it was a historic visit. Le Monde, this French newspaper. It headline will come an untouchable in the Élysée Palace, जो presidential palace को बोलते हैं. Then there was a huge furor. मुलायम सिंह यादव ने पार्लियामेंट लोकसभा में कहा, फ्रांस को माफी मांगना चाहिए, हमारा राष्ट्रपति को अपमान किया है. And then they issued a letter, apology, and then they issued a letter to president. He said उनका एडिटर्स का कहना था कि इंडिया इस स्तर पे पहुंच गया है जो लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, फ्रेंच रिवॉल्यूशन का ये प्रभाव इंडिया में आया है. एज ए रिजल्ट, ए प्रेसिडेंट फ्रॉम somebody from humble beginnings has occupied the highest post. That was the intention. It was not our intention to hurt anybody or to humiliate anybody. So he कोई भी जब भी उनको कोई ऐसे बोल रहा थे, फ्रांस में इन प्रेस इंटरव्यू में भी पूछा गया उनको, I said, you were described as a untouchable in the Élysée Palace. He said, you see, we have this problem in Indian society. So therefore, press at times, be it the press within India or outside India, they play it up. But our embassy should have taken care of it. But then let's not be unduly agitated by that aspect. So they have a very mature way में उन्होंने जो handle किया था. So therefore he actually acted in a manner which was in tune with the Constitution of India. See, for instance, for the first time in the history of Rashtrapati Bhavan, when Kalyan Singh, BJP government of Kalyan Singh in Uttar Pradesh 97 में, I.K. गुजराल गवर्नमेंट ने जब डिसमिस किया बाय imposing आर्टिकल 356, सारे लोग बोल रहे थे ये तो फाइल गया है, प्रेसिडेंट साइन कर देंगे. प्रेसिडेंट डिडंट साइन, ही रिटर्न द फाइल. सो देन उस वक्त चंदन मित्रा एडिटर ऑफ पायनियर थे, उन्होंने लिखा ये नारायणन, ये भगवान का अवतार है, अधर्म को ये लड़ाई करेंगे धर्म का संस्थापन के लिए, ये से बोले. I remember Mr. Chandra Mitra's writing. Acha, so then Mr. Gujral, he said, we didn't return that file for reconsideration of the president because we honored the wisdom of the president. Now he saved the BJP government. Okay. Similarly, Rabri Devi government को जब वाजपेयी गवर्नमेंट ने डिसमिस करने के लिए 356 लगाया, he also returned the file. उन्होंने, लेकिन वाजपेयी गवर्नमेंट ही resubmitted the file for reconsideration. Then Mr. Narayanan wrote a para. Mr. Advani said, President ji ने जो फाइल में para लिखे थे, it spoke of his mind. I mean, in tune with the Constitution, he did sign, but he signed before writing a para. After writing a para, he signed. So, look at the leadership of the executive, which respected, and president who prevailed as per the Constitution. So he went beyond identities. That is the whole point. थैंक यू सो मच साहु साहब. मुझे ऐसा लगता है कि आज हम इसको यहीं समाप्त कर रहे हैं, लेकिन अगर आप जब भी टाइम होगा तो इस सीरीज को हम थोड़ा कंटिन्यू करना चाहेंगे, क्योंकि बहुत से ऐसी चीजें. No, just one point which is extremely critical. ये देखिए, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का सरकार जब था, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने डिसीजन लिया था कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को रिव्यू करेंगे. ओके, सो ये मैटर प्रेसिडेंट नारायणन
का पार्लियामेंट स्पीच में भी डाल दिया. वो पार्लियामेंट स्पीच मिस्टर नारायणन और प्रेसिडेंट हैज टू रीड इट आउट. ही कैनॉट Yes. चेंज इट. तो ही read it out on the floor of the house. जो 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 members of लोकसभा राज्यसभा assembled together budget session के पहले होता है. So he read out, my government will review the constitution by appointing a commission. अच्छा, तो then he was bound by that speech. But 2 दिन के बाद उन्होंने कहा, those who dare to review the constitution, remember the words of Dr. Rajendra Prasad, the first president of India, the president of the Constituent Assembly, that we cannot blame the Constitution for what we have done. Then on the golden jubilee of the Republic, 2000 में, in the Central Hall, I was there in the Central Hall, उनका जो famous words है, let us examine whether the Constitution has failed us or we have failed the Constitution. ये इतना जबरदस्त प्रभाव पड़ा देश भर. Everybody appealed to Prime Minister Vajpayee. Listen to the wise words of the President, Mr. Narayanan. Do not go for review. And Mr. Vajpayee showed maturity. Instead of appointing a commission to review the Constitution, he appointed a commission to review the working of the Constitution. So here is a concrete example of preserving, protecting and defending the Constitution. इतिहास में, भारत की गणतंत्र इतिहास में नहीं हुआ था. So this example is there before Draupadi Murmu ji. It was there before other successors. Thank you so much, Sahu. And we will be bothering you again and again for the such. No, it's a great honor. Great honor, to share some thoughts. मुझे ऐसा भी लगता है कि खास करके आप लोगों के की थोड़ी ये जिम्मेदारी भी होती है कि अगली जनरेशन को कम से कम बता के जाएं, क्योंकि दे मस्ट सी. अभी क्या होता है कि हम लोग ये देखते हैं नहीं इससे कितना वोट मिल जाएगा, इससे कितना वोट मिल जाएगा, लेकिन हम लोगों की जो हिस्ट्री ऑफ आवर ओन डेमोक्रेसी, उससे भी बहुत कुछ सीखने को है. एंड वी एवरी इंडियन इज अ प्राउड इंडियन फॉर दैट. Can you imagine? Thank you so much. नहीं, बता, कंप्लीट करिए. No. Actually, once I asked President Narayanan, sir, सत्य साई बाबा पुट्टपर्ती से आपको इतने बार बुलाया, आप क्यों नहीं गए? He refused to go to Satya Sai Baba. So, what was his response? He said, how can I go to somebody who considers himself to be God? He never accepted his invitation. Whereas his successor Kalam, he went to Satya Sai Baba, and Satya Sai Baba का जो बैठने के लिए जो चेयर था, वो प्रेसिडेंट के चेयर से थोड़ा ऊंचा था. Okay, so this is the tradition of Mr. Narayanan. So therefore 2000 में year 2000 99 खत्म हो गया, 2000 शुरू हुआ, तो उन्होंने एक ग्रीटिंग कार्ड जो इशू करते हैं, न्यू ईयर ग्रीटिंग कार्ड. Mr. Narayanan called me. He said, Mr. Sahu, find out from Discovery of India of Nehru. He said there is a sentence in Discovery of India that in future there would be an alliance between science and philosophy, out of which will emerge scientific humanism. I got that sentence, gave it to him. He said जो ग्रीटिंग कार्ड बनेगा, ग्रीटिंग कार्ड का इनर कवर पेज में जवाहरलाल नेहरू आइंस्टाइन का पिक्चर रहेगा, वो पिक्चर के नीचे ये कोटेशन, that there would be an alliance between science and philosophy, out of which emerged scientific humanism. Then greeting card में, greetings for the new year or best wishes for the new jubilee. I was stunned. Look at the man, he wants to extend good wishes on the occasion of New Year by linking it with science, philosophy and scientific humanism. This is what. Thank you so much. Thank you so much, Sahu sir. Thank you. Thank you so much.